नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार टैट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर। मैं जीत एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार टैट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर। प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी लाइव आइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जोड़िए अपने साथियों को अपने साथ। और प्यारे साथियों, एंजॉय कीजिए मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट का। बहुत ही शानदार आप लोगों के ये प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग, हेलो सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सब लोगों को नमस्कार। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे आज मॉक टेस्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने मॉक टेस्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो पिछले कुछ एग्जाम्स में लगातार यूपीपीएससी पूछ रही है, जो यूपीपीएससी के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो सभी मित्र मेरे तैयार होंगे टेस्ट देने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग प्यार से मनाएं, रंगों का ज़्यादा चाइनीज़ रंगों का प्रयोग ना करें। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि चाइना में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। आप लोग उससे बचें, सुरक्षा का इंतजाम रखें। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो आज क्वेश्चन 20 है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हैं? जल्दी से बताएं, क्या आप तैयार हैं टेस्ट के लिए? जल्दी से बताइए। कुछ मित्रों को बड़ा जल्दी रहती है कि केवल आएं, क्वेश्चन करें और चले जाएं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि जो मेरे प्यारे मित्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, यूपी एसआई की, स्टेनो एसएससी की, एसएससी स्टेनो सीएचएसएल की, एयरफोर्स की, एनडीए की, तो प्यारे साथियों लगभग हमारे सारे बैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। आप लोग प्यारे साथियों जल्दी से उसको चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने लगा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं जी। फारिया मलिक जी नमस्कार। देखिए, नेहा द्विवेदी जी को अनब्लॉक करा दिया गया है, उसी दिन मैंने अनब्लॉक करा दिया था, आप लोग नाराज हो रहे थे। चलिए, जया मौर्य जी नमस्कार, निदा मिर्जा जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार है। लिखा है प्यारे साथियों आर के भाई जी नमस्कार। लिखा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। सुशीला यादव जी नमस्कार, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर लगा है, जल्दी से बताएं जो कह रहे थे सर क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है डियर, आप लोग प्लीज़ इसका जवाब दें, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी मित्र आपके साथ जुड़ें और आपका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बने। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के अभी तक जी। स्वाति शर्मा जी का डी आया है जो कि गलत है। देखिए, आप लोग बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तुक्के मार रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ तुक्के ना मारें। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ें। हम लोगों ने बात की थी संविधान के प्रस्ताव की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था प्यारे साथियों, संविधान का प्रस्ताव कह लें, उद्देश्य प्रस्ताव कह लें, प्रेमबल कह लें, तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है ये प्यारे साथियों किसके लिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये कब पेश किया गया? अब मैं बात करूं उसको पेश करने के लिए, क्या बात करूं? पेश करने के लिए, तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया था। किसने? नेहरू जी ने पेश किया। और संविधान सभा की अगर बात की जाए कि संविधान सभा ने इसे कब पारित किया, तो संविधान सभा ने प्यारे साथियों इसको पारित किया मेरे दोस्तों, इसको पारित किया 22 जनवरी 1947 में। कब? 22 जनवरी 1947 में। जिस समय ये पेश किया गया उसी समय प्यारे साथियों दो बातों पर चर्चा हुई कि संविधान का प्रारूप कौन बनाएगा, संविधान का प्रारूप कौन बनाएगा और उसकी जांच कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा। तो प्यारे साथियों इसी प्रारूप को बनाने के लिए
कहा गया बी एन राव से। किससे? बी एन राव, बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। प्यारे साथियों, इन्हें कहा गया, इन्होंने क्या किया? प्रारूप बनाया, यानी कि इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार कर कर अक्टूबर 1947 में पेश किया। संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ अक्टूबर 1947 में। अब इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन हटा देंगे हमारे कंप्यूटर जी। तो प्यारे साथियों, इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों? हाँ जी, मैं देख रहा हूं आप लोगों का। अक्टूबर 1947 में जब इन्होंने पेश किया तो संविधान में कुल 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेदों की इन्होंने चर्चा की। और मैं बात करूं अनुसूचियों की, तो कुल कितनी अनुसूचियां इन्होंने इसमें शामिल की थी? तो 13 अनुसूचियां इन्होंने शामिल की। बात करें कि जांच के लिए कि कमेटी बनाई जाएगी, तो 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई जिसे प्रारूप समिति कहा गया। क्या कहा गया? प्रारूप समिति कहा गया। ठीक है, प्रारूप समिति ने बी एन राव द्वारा संविधान के प्रारूप की जांच की, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियों की बात थी। तो इस प्रारूप समिति ने क्या किया? जब जांच की तो अपनी जांच प्यारे साथियों 21 फरवरी 1948 को सौंपी। कब? 21 फरवरी 1948 को अपनी जांच सौंपी। इन्होंने इसमें कुछ अनुच्छेदों को बढ़ा दिया। जब इन्होंने जांच सौंपी तो उसमें 315 अनुच्छेदों को बताया, और अनुसूचियों की बात की जाए तो इन्होंने अनुसूचियां कम कर दी। कुल 8 अनुसूचियों की इन्होंने बात की, जिस पर संविधान सभा में विवाद हुआ। फिर इन्होंने इसकी दोबारा से जांच की। तो बात हो रही है कि कब पारित किया गया था। तो पारित करने की बात अगर आएगी तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। यही ऑप्शन था ना कि 22 जनवरी। कौन सा? बी ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था प्यारे साथियों? बी ऑप्शन था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का प्रारूप पारित किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर जवाब देंगे मेरे मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जवाब दें ताकि आप लोगों का जो हेजिटेशन है, जो अंदर की जो झिझक है, वो बाहर निकले। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब आप सब लोग मित्र दे रहे हैं। तो एक बार प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी मित्र हमारे साथ जुड़ जाएं। जो मित्र अभी तक लाइव नहीं है, जो सो रहे हैं, जिनके सपनों को साकार करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात, अपने सपने छोड़कर हम आपके सपनों में लगे हुए हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों को आपके अंदर हमने और आपके पेरेंट्स ने देखा है। तो आप लोग अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएं। उम्मीद है आप निभाएंगे भी। लिखा है समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए लिखा है, वो ले नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में अनुसूचित किया गया है। किसमें अनुसूचित किया गया है? राज्य के मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं मेरे मित्र जी। आर के भाई जी का जवाब है 39। देखेंगे हम लोग बात करेंगे। मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल बताया था जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 39 किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। किसमें? डीपीएसपी में आता है। और उसमें कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39 में की जाएगी। ठीक है, डीपीएसपी। अब दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ लिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। आप लोगों को रट चुका होगा। अब दोस्तों आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी ले लिया, और क्या लिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 80 हमने लिया है। अनुच्छेद 80 के तहत क्या है?
आप जानते हैं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात है, राज्यसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में प्यारे साथियों राज्यसभा का गठन है। और दोस्तों अनुच्छेद 80 के खंड 5, खंड 4, खंड 3 में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, किसको? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। ऐसा प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो यह प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। और क्या लिया है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति भी हमने किस देश से ग्रहण की है? तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जवाब देंगे। मेरे मित्र, मेरे अजीज दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप लोग प्यारे दोस्तों कोरोना वायरस से बचकर रहें, सावधानियां बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं क्योंकि ये हाथों के माध्यम से ज़्यादा फैल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर है 13। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा? प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के स्क्रीन पर। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब है, 13 का जवाब आया है आप लोगों के स्क्रीन पर। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की भांति नहीं है। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा? जी मेरे मित्र, मेरे प्यारे साथी सभी जवाब दे रहे हैं। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, लेकिन अभी तक लग रहा है किसी ने जवाब सही से दिया नहीं है। देखिए हम लोग बात करते हैं, जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से अनुच्छेदों के बारे में, मूल अधिकार हमने पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था संविधान के भाग 3 में। इसका मतलब ये वाला पार्ट ठीक है। दूसरा हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था, 13। इसमें हमने पढ़ा था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का विवाद हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। तो साफ शब्दों में लिखा है राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो जाहिर सी बात है राज्य के विरुद्ध एक कृत्य गारंटी है कि राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। तो प्यारे साथियों ये भी ठीक है। अब लिखा है ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी एकदम ठीक है, न्याय भी देते हैं। अब लिखा है चौथा क्या लिखा है कि यूएसए के संविधान के बिल के क्या लिखा है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। और हम लोगों को पता है कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार समाहित किए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो प्यारे साथियों उसी के बिल की भांति हैं। तो 1, 2, 3 सही है, 4 गलत होगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन कौन सा है प्यारे साथियों? देखिए आपके स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगे हैं। अब आपके स्क्रीन पर ऑप्शन लगेंगे, नीचे आपके ऑप्शन होंगे, आप लोग उसको देखेंगे। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर ऑप्शन लग चुके हैं। इसमें आप बताएंगे क्या इसके ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है या चारों सही हैं? जल्दी से बताएंगे। तो प्यारे साथियों इसका डी ऑप्शन होगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है क्योंकि अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के बिल के भांति हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है भांति नहीं है, मतलब उसके जैसे नहीं है बल्कि उसके जैसे ही है, इसलिए चौथा गलत होगा। इसका डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से बताएं जी। कूट आपके सामने है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, अगर मैं इसको जूम करके नहीं लगवाता तो ये आपको पढ़ने में दिक्कत होती, इसीलिए जूम करके लगवाया है। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों सही है। अच्छा इसका आंसर क्या था? सी था क्या? 1, 2, 3, तो इसका आंसर सी है। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी है। क्या ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन होगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के स्क्रीन पर, आप लोग जवाब देंगे हाँ जी डियर। मैंने सी कर दिया है क्योंकि 1 2 3 मैंने देखा था ऑप्शन सी है, पहले ऑप्शन नहीं देख पाया था। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? लिखा है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? किस किस को मान्यता दी है, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर प्यारे साथियों जल्दी से बताएंगे, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताएं प्यारे साथियों। देखिए इसमें एक ही ऑप्शन को विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसमें प्यारे साथियों हाँ जी ऑप्शन 2 और 3 एक जैसे ही लिखे हुए हैं, ऑप्शन 1 और 2 एक जैसे ही लिखे हुए हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे मेरे मित्र जी जल्दी से बताएंगे प्यारे साथियों इसका क्या आंसर होगा। तो प्यारे साथियों देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आवास का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, ठीक है। तो विदेश जाने का अधिकार 1 2 3 को हम यहाँ पर कर लेते हैं, हम यहाँ पर डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसको सेलेक्ट कर लेते हैं? डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो विदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकार कैसे किया? विदेश जाने का अधिकार ये किसमें आया? दोस्तों आप लोगों को मैं कल बताया था कि मेनका गांधी एक केस था, मेनका गांधी केस, ठीक है। राजीव गांधी की चाची हैं, आंटी हैं राजीव गांधी की, सॉरी राहुल गांधी की चाची हैं, ठीक है। मेनका गांधी राजीव गांधी की भाभी हैं, संजय गांधी की पत्नी है ये। तो प्यारे साथियों मेनका गांधी एक केस था जिसमें विदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया, और ये किस में आया प्यारे साथियों? ये किस में आएगा विदेश जाने का अधिकार? आप लोगों को पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आएगा। तो अनुच्छेद 21 में लिया था इसको, किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में लिया, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, अनुच्छेद 21, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हमने सिलेक्ट कर लिया है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के स्क्रीन पर, इसका जवाब देंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्यारे दोस्तों, हाँ जी मतीउल्ला सिद्दीकी जी बता रहे हैं मेनका वर्सेस स्टेट सरकार, मीनाक्षी चौहान जी बता रही हैं, आर के भाई बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बिमलेश जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार जवाब। गार्गी सिंह जी बता रहे हैं 21, बहुत ही बढ़िया जवाब है आप लोगों के स्क्रीन पर। सन्नी चौधरी जी, फारिया मलिक जी, शानदार जवाब आप सब लोग दे रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे मित्र, मेरे प्यारे साथी, क्या इसका आंसर रहेगा। हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि इससे संबंधित ये अधिकार जो पहले मूल संविधान में तो नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था। 5वें की अगर मैं बात करूं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आप लोगों को याद है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने क्या किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, भूतपूर्व न्यायाधीश थे समिति, इनके नेतृत्व में प्यारे साथियों क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, या 51A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया। और संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। कौन सा? 4 का जोड़ा गया, जिसमें प्यारे साथियों कहा गया, क्या कहा गया इसमें प्यारे दोस्तों? इसमें कहा गया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो 48A में आता है, 48A में जरूर आता है, लेकिन आप लोग प्लीज एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, इसमें एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे प्यारे साथियों। 48 का और 51A,
हम लोगों ने बात की थी, हाँ जी हाँ जी, देखिए हम लोगों ने बात की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आप लोग प्यारे साथियों एक चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे, तो इसने क्या किया, इसको जोड़ा। इसमें भी क्या था, वन से संरक्षण था। और हम लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा था 48, जिसमें क्या था, कृषि एवं पशु हत्या निषेध बताई थी। इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा था 48A, इसमें पर्यावरण का संरक्षण बताया था। क्या बताया था, पर्यावरण का जो संरक्षण था, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें थी उनके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर इसके आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर बी और सी यहाँ पर रहेगा, बी और सी दोनों ही इसके आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ऑप्शन नीचे दिए नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो बी बता रहे हैं वो भी ठीक है, जो सी बता रहे हैं उनका भी ठीक है। तो ए और बी दोनों इसका, सॉरी बी और सी दोनों ही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के स्क्रीन पर। आज हमारे बहुत सारे मित्र लाइव नहीं है, कहाँ चले गए सारे मित्र, आप लोग प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए कि हमारे जो मित्र हैं वो कहाँ पर गए हुए हैं, आज लाइव बहुत कम है, जल्दी से बताएंगे। चलिए क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है। सभी लोगों को पता है इसका कहां से लिया गया है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया मित्र आप लोग जवाब दे रहे हैं, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड, बी आंसर रहेगा। आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया था कि आयरलैंड के संविधान से प्यारे साथियों हमने क्या क्या चीजें ली हैं। एक तो डीपीएसपी लिया है, डीपीएसपी लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिए अनुच्छेद 55, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। और प्यारे साथियों अनुच्छेद 80 लिया है, जिसमें प्यारे दोस्तों राज्यसभा के गठन की बात है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बात करें दोस्तों हमने जापान के संविधान से क्या लिया है, तो जापान के संविधान से हमने विधि के शासन या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है प्यारे दोस्तों, तो जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं प्यारे साथियों। फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें कि यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। कहां से लिए हैं, यूएसएसआर के संविधान से ग्रहण किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के स्क्रीन पर। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे हैं, बस टाइपिंग में स्पेलिंग में भले ही हमारे टाइपिस्ट से गलती हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। इस चीज को आप लोग याद करके रखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा टाइपिस्ट स्पेलिंग मिस्टेक भले ही कर गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही हम यहाँ पर टाइप करवाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत ही बढ़िया जवाब है आप सब लोगों के प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं। अनुराग केसी जी कह रहे हैं सर रात से बुखार है और स्टोमच पेन है, तो प्लीज आप लोग दवाई लें और चेकअप जरूर कराएं, ठीक है। लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। 1 माह, 3 माह, 9 माह, 6 माह। आप लोग सभी जानते हैं कि जब देश में, आप लोग जानते हैं कि जब देश में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति पद पर ना हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत जो उपराष्ट्रपति है प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस चीज को याद रखना। अब मैं एक बात और बताऊं प्यारे साथियों, यदि देश में
उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, तो अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा। देखो एक बार ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने बताया भी है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, किसकी, जाकिर हुसैन की, याद रखना, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई प्यारे दोस्तों, हुसैन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई 1969 में। ये कौन थे, ये थे राष्ट्रपति। कौन थे, ये थे राष्ट्रपति। और उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे देश के, आप लोगों को याद ही होगा, बीवी गिरी। कौन थे प्यारे साथियों, बीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति थे। तो बीवी गिरी प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने पद से क्या किया, त्याग पत्र दिया। ठीक है, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। यानी कि राष्ट्रपति पद पर कोई नहीं है, उपराष्ट्रपति पद पर कोई नहीं है। तो देश के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना कौन, मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय, तो आप लोगों को याद रखना है एम हिदायतुल्ला। कौन, एम हिदायतुल्ला। दोस्तों एम हिदायतुल्ला देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग इस चीज को जरूर याद रखना। देखिए हम लोग इसको मैं मिटा देता हूं, तो आप लोग उम्मीद है कर चुके हैं। तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पद पर भर जाना चाहिए, उस पद का चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। प्यारे दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर लगा है, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए बताएंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताएंगे। देखिए लिखा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू, आप लोग जानते हैं प्यारे साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन प्यारे साथियों, ये किस देश से लिया गया है, तो हम जानते हैं यूएसए के संविधान से। किससे, यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं प्यारे साथियों, लिया गया है। अब यहाँ से क्या क्या लिया है, हमने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। क्या, मूल अधिकार लिए हैं प्यारे साथियों। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और दोस्तों हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, आपको याद होगा महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली है, अनुच्छेद 61 के तहत, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और प्यारे साथियों हमने क्या लिया है अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका, याद रखना, स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहाँ से ली है, तो ये भी हमने प्यारे साथियों अमेरिका के संविधान से ली है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब आपका लिखा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो आप लोग जानते हैं विधि बनाने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, विधि प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रणाली, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्यारे साथियों प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और दोस्तों समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में 3री अनुसूची है, समवर्ती अनुसूची, शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट, वो हमने प्यारे साथियों कहाँ से ली है, वो हमने ली है किस देश से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। कयू वासने केवी, सर एक हेल्प कर दो, बता दो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से क्लास लें, पेपर सेकंड के आर्ट्स सब्जेक्ट पेपर के लिए प्लीज बता दो। डियर आप शायद बीएड के लिए पूछना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बीएड के लिए पूछना चाह रहे हैं। तो आप बीएड के हैं या बीओ के, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए बीओ वाले में तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है प्यारे साथियों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्यारे साथियों, क्या इसका आंसर रहेगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का प्रावधान हुआ। हम लोग पढ़ रहे थे जब मैंने भाषा आयोग आप लोगों को कराया था, ऑफिशियल लैंग्वेज जब हम लोगों ने बात की थी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोगों को मैंने ये भी बताया था लैंग्वेज, उसमें मैंने बताया था राजभाषा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राजभाषा। तो प्यारे साथियों जब राजभाषा बनाई गई तो उसमें अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद, संविधान लागू होने के 5 साल बाद, यानी कि संविधान 1950 में लागू हुआ, 5 साल 1955 में बीजी खैर, बीजी खैर यानी कि बाल गंगाधर खैर, बाल गंगाधर खैर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजी खैर, इनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया जिसे राजकीय भाषा आयोग कहा गया। तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, और इसी में ये कहा कि संविधान लागू होने के बाद पहला राजकीय भाषा आयोग 5 साल बाद बनेगा, फिर उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद बनेगा। तो एक बना 1955 में, और इसके बाद फिर कब बना, 1965 में। कब, 1965 में। यानी कि यहाँ पर ही कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद राजकीय भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों के स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। और मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी तक हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर एवं टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सक्राइब करें। लिखा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। सभी लोग जानते हैं प्यारे साथियों कौन सी भाषा बोली जाती है, सभी लोगों को पता होगा मेरे मित्र, इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब आप सब लोग दे रहे हैं, बंगाली। बहुत ही बढ़िया। कौन सी भाषा है प्यारे दोस्तों, बंगाली। चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, क्या इसका आंसर सभी लोग बता रहे हैं, ए। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा, ए। देखिए हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। आप लोगों को मैं दोस्तों रटवा देना चाहता हूं, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। 8वीं अनुसूची, तो प्यारे साथियों 8वीं अनुसूची में क्या था कि जो मूल भाषाएं थी, जब संविधान लागू हुआ तो मूल भाषाएं कितनी थी। तो प्यारे साथियों मूल भाषाएं थी 14। कितनी थी, 14। फिर 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया, आप लोगों को बहुत बार बताया, रटवाया है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। और ये भाषा कब जोड़ी गई, तो ये भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद प्यारे साथियों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नमक कहते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं साथियों कि 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें क्या किया गया दोस्तों, मेरे दोस्तों यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, मैथिली या मैथिली, और कौन सी थी, संथाली। कौन सी, संथाली। और कौन सी थी, बोडो। और कौन सी थी, डोगरी। कौन सी, डोगरी। तो प्यारे साथियों 4 ये हो गई, 3 ये हो गई, 7 और 1 ये हो गई 8। 8 और 14 कितनी हो गई, 22। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
प्यारे साथियों इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्या इसका जवाब होगा? विशाल गौतम जी, ये बीओ की ही तो चल रही है क्लास, चाहे बीओ की हो, चाहे आप लेखपाल की हो, चाहे आपके किसी भी एग्जाम्स की हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका हो, आप लोग प्लीज इसको याद रखें कि ये पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है कि आपके किसी भी एग्जाम में हो, सब में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका क्या जवाब रहेगा? चलिए दोस्तों, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे बीएड हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका बीओ हो, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, कोई भी हो, सब में दोस्तों सेम आती है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए राष्ट्रपति कौन थे, किसको चुना गया था? जल्दी से बताएंगे। आप लोगों को पता है कि ये व्यक्ति वो थे जो पहले चुनाव में तो हार गए थे, लेकिन दूसरी बार सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे। क्या नाम था उनका? आप लोग जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे प्यारे साथियों, नीलम संजीव रेड्डी देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो निर्विरोध चुने गए हैं, याद रखेंगे, जो निर्विरोध चुने गए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करें राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दें। विशाल जी एक ही मैसेज को बार बार कर रहे हैं, मैंने बताया तो विशाल जी आपको। चलिए बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। लिखा है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, किससे प्रभावित हुए थे? जल्दी जल्दी बताते रहें प्यारे साथी, इसका क्या आंसर रहेगा मेरे मित्र, जल्दी से बताएंगे। आप लोग चलिए आप मैसेज करते रहिए। लिखा हुआ है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभवी एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने वाले, हम लोगों ने बात की थी अभी कुछ ही देर पहले कि राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये कला के क्षेत्र से आते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, और ये प्यारे दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। और प्यारे दोस्तों ये सामाजिक सेवा से आते हैं, यानी कि सामाजिक सेवा से, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान को यहाँ पर आयरिश गणतंत्र लिखा हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आयरलैंड के संविधान से हो रही है यहाँ पर बात, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान को हमने, या आयरलैंड को हमने आयरिश गणतंत्र बोला है, ठीक है। आप समझ जाते, आप तो नाम से ही समझ जाना चाहिए था, फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा।
नेक्स्ट लिखा है आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। इसका जवाब दें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। प्यारे साथियों जल्दी जल्दी जवाब देंगे मेरे मित्र। हाँ जी, क्लीन क्यों नहीं दिख रहा है? तो डियर आप एक बार अपने नेट को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, आपको क्लीन दिखेगा। लिखा हुआ है, हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है वो आपकी। लिखा है निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे मित्र। ऑल, बहुत ही बढ़िया, डी आंसर रहेगा। शानदार जवाब दिया है इसका। क्या आंसर होगा? डी। देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तमिलनाडु कर्नाटक, केरल तमिलनाडु कर्नाटक। तो प्यारे साथियों सभी में क्या होगा? इसका आंसर ऑल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्लीज जवाब देंगे आप लोग। जल्दी जल्दी जवाब दें क्योंकि समय हमारे पास कम है और आज हम लोग क्वेश्चन भी कम ही कर पाए हैं। 20 क्वेश्चंस थे हमारे, लेकिन हम लोग कम ही कर पाए। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। उपरोक्त सभी का मतलब है कि जो इसमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चलिए, बहुत ही शानदार जवाब हैं आप सब लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। तो प्यारे साथियों आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है, प्लीज जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, सामान्य न्याय या निःशुल्क कानूनी शिक्षा, आचार संहिता, उद्योग एवं प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आंसर रहेगा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का डी क्यों बता रहे हैं? हमने पढ़ा नहीं था क्या? हमने पढ़ा नहीं था उद्योगों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, वो तो पहले से ही था। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा था। तो प्यारे साथियों सी, आचार संहिता का। क्या था प्यारे साथियों? आचार संहिता। सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से लगाएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? तो साथियों प्यारे मित्रों जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों के स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों के स्क्रीन पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आप लोगों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा। भारत में रोजगार वृद्धि दर बहुधा रही है लगभग 2%, 3%, 5%, 7%। इसका आंसर बताएंगे प्यारे साथियों। क्या भारत में रोजगार वृद्धि, देखो दोस्तों अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम एवरेज पर अगर चलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 2%। क्या होगा? 2%। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 2% यहाँ पर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसके आंसर दे रहे थे, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे एसएससी स्टेनो CHSL का कोर्स नहीं लिया है, जिसके डेमो अभी तक नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ हमारी डेमो चल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और 6 से 8 आज शाम को मेरी क्लास होगी, तो आप लोग उसमें ज़रूर आएंगे। ठीक है, उसमें डेमो चलेगी आज, तो आप लोग उम्मीद है सभी लोग देखेंगे साथियों। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, चाहे वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हो, क्योंकि तभी आप लोगों को सिलेक्शन होगा जब आप लोग मेहनत पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जब भी मिल सकता है जब आप मेहनत करेंगे। तो मात्र 299 का है यूपी बीएड। ठीक है, एसएससी स्टेनो का प्यारे साथियों 12 मार्च से 50 दिन का टारगेट बैच हमारा चलाया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, डेमो क्लास को देखें, फिर 12 तारीख से उसके हम आप लोग जुड़ें।
प्यारे साथियों, यहीं पर आप लोगों से विदा चाहूंगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय।